हे व्हाट्स अप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। तो कहानी के शुरुआती पे हम एक कपल को देखते हैं जहां पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शहर पे एक नए स्काई व्यू रेस्टोरेंट पे जाता है जिसकी हाइट 200 फीट होती है। इरिस पॉल को इस सरप्राइज से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं जहां इन दोनों का वेलकम किया जाता है। इरिस को होटल पे काफ़ी घबराहट हो रही थी। वो दोनों लिफ्ट से बिल्डिंग के टॉप रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से कांच से बना हुआ होता है जहां लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं और रूम काफ़ी छोटा होता है जहां पे शेफ भी बीचों बीच पे ही खाना बना रहा होता है और उसी जगह पे डिस्को पार्टी भी चल रही होती है। आयरिस एक गुलाब का फूल पॉल के कोट पे लगाती है। इसी बीच गुलाब का कांटा आयरिस के हाथ पे चुभ जाता है। पॉल शराब पीने के लिए चला जाता है। आयरिस ट्रांसपेरेंट ग्लास से नीचे की ओर देखती है जहां से देखने पर वो काफी ज्यादा डर जाती है और बाथरूम पे जाकर उल्टियां करने लगती है। अब उसी जगह पे मारिया नाम की लड़की होती है और वो आयरिस को देखकर समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो आयरिस से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। आयरिस कहती है मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मारिया आयरिस से कहती है अपने बॉयफ्रेंड से जल्द शादी कर लो, लड़कों का कोई भरोसा नहीं। आयरिस कहती है पॉल मुझसे बहुत प्यार करता है। इधर हम रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा ऊपर से नीचे कांच पे गिरता है जिसके कारण कांच पे हल्के फुल्के क्रैक आ जाते हैं और होटल का कोई भी आदमी इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है। इधर पॉल आयरिस को लेकर छत पे जाता है जहाँ आयरिस को एक बच्चा दिखता है जो कि बिल्डिंग से नीचे कॉइन फेंक रहा होता है। अब यहाँ पे पॉल आयरिस को प्रपोज कर देता है जहाँ आयरिस बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पॉल ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एक कॉइन नीचे फेंकता है लेकिन इस बार उसका कॉइन बिल्डिंग के वेंटिलेटर फैन पे जाकर अटक जाता है। इधर पॉल और आयरिस नीचे जाकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन होटल पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका था। नीचे के कांच धीरे धीरे करके क्रैक हो रहे थे। इधर वो कॉइन वेंटिलेटर फैन से बाहर निकल जाता है और हवा पे उड़ने लगता है। इधर रेस्टोरेंट पे नीचे का कांच अचानक से टूट जाता है और बहुत सारे लोग 200 फीट नीचे गिरकर मारे जाते हैं। पॉल कांच से लटका हुआ था। आयरिस उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो कांच टूट जाता है और पॉल भी नीचे गिरकर मारा जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी गैस लीकेज के कारण वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोग जलकर मारे जाते हैं। आयरिस एक टेबल के पीछे छिप जाती है इसलिए वो बच जाती है। सीढ़ियों से बहुत सारे लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं लेकिन सीढ़ियाँ कोलैप्स हो जाती है जिसपे बहुत सारे लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। कुछ लोग लिफ्ट से भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट में एक ही बार पे बहुत सारे लोग घुस जाते हैं। ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट का स्प्रिंग टूट जाता है और सारे लोग सीधा 200 फीट नीचे जाकर गिरते हैं। आयरिस वहां से दूसरी तरफ भागती है। तभी रूम का आधा हिस्सा टूट जाता है और बिल्डिंग एक साइड झुक जाती है और सभी लोग कांच के ऊपर लटक जाते हैं जो कि धीरे धीरे करके टूट रही होती है। तभी अचानक से वहां पे सन्नाटा हो जाता है। तभी एक कॉइन वहां पे उड़ता हुआ आता है और पियानो के ऊपर जाकर गिरता है। पियानो का बैलेंस बिगड़ता है और जाकर सीधा लोगों के ऊपर गिरता है और बहुत सारे लोग इस पे भी मारे जाते हैं। इधर बिल्डिंग के नीचे हम एक उसी बच्चे को देखते हैं जिसने बिल्डिंग के ऊपर उस कॉइन को फेंका था और वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो जिंदा बच गया था। लेकिन तभी वो पियानो उस बच्चे के ऊपर आकर गिरता है और उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। इधर रेस्टोरेंट पे आयरिस को एक बच्चा दिखता है जो कि बचा हुआ था। वो उसके पास जाती है। तभी बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है। आयरिस बच्चे को लेकर एक दीवार पे लटक जाती है। तभी उसका हाथ छूट जाता है और नीचे गिरने के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। और यह सपना एक स्टेफनी नाम की लड़की देखकर जोर से चिल्लाती है जो कि क्लासरूम पे होती है। प्रोफेसर कहता है मेरा इतना भी डरावना लेक्चर नहीं था। क्लासरूम के सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। रात पे स्टेफनी फिर से इसी तरह की डरावने सपने देखकर डर जाती है। उसकी रूममेट स्टेफनी से कहती है तुम्हें कोई अकेले का रूम ले लेना चाहिए। कुछ दिन बाद आयरिस अपने घर पे जाती है जहां वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा के घर जाती है क्योंकि वो जिसे बार बार सपने पे देखती है वो उसकी नानी थी। स्टेफनी अपने मामा हावर्ड के घर पे जाती है जहां वो अपने 3 कज़न एरिक, बॉबी और जूली से मिलती है। स्टेफनी हावर्ड के पास जाती है और आयरिस के बारे में पूछती है। हावर्ड आयरिस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी नानी एक पागल औरत थी। पॉल के मरने के बाद वो हम सबको छोड़कर कहीं चली गई जिसके कारण हमारा पूरा बचपन खराब हो गया और उसी के कारण तुम्हारी माँ डार्लिन भी हमें कहीं छोड़कर चली गई।
इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्टेफनी को अभी भी आयरिस के बारे में जानना था। ब्लेंडा स्टेफनी को अपने पास बुलाती है और आयरिस की लोकेशन बताती है कि वो कहाँ पे है। स्टेफनी ब्लेंडा के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहां उसकी नानी शहर से दूर एक जंगल पे रहती थी। गेट पे जाकर स्टेफनी अपना नाम बताती है, तभी गेट खुल जाता है। स्टेफनी घर के अंदर जाती है। आयरिस स्टेफनी से उसके माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी कहती है वो तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, तब से हमने उसे आज तक कभी नहीं देखा। उसकी नानी को यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। स्टेफनी कहती है कि सपने पे मैंने आपको और पॉल को स्काई व्यू बिल्डिंग पे देखा था, जिस पे आप लोग मारे जाते हो। आयरिस कहती है तुमने जो विज़न देखा था वो चीज़ मैंने उस होटल के छत पे ही देख लिया था। तो सबसे पहले मैंने उस बच्चे के कॉइन को छीना, फिर नीचे जाकर सभी लोगों को बताया कि यह कांच कभी भी टूट सकता है। सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं और इस तरह मैंने मौत को धोखा दे दिया था और बहुत सारे लोग बच गए थे। स्टेफनी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। आयरिस बताती है कि यह मौत का खेल यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, यह बाद में अलग तरीके से शुरू हो गया। जिन लोगों को उस होटल पे मर जाना चाहिए था उसके भी बच्चे हो गए थे और मौत धीरे धीरे करके अपनी गलती सुधार रही है और मौत उस होटल के बचे हुए लोगों को मार देती है। जिन बच्चों को इस दुनिया पे नहीं आना चाहिए था, एक एक करके वो भी मारे जाते हैं। मैंने पॉल को ही बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं मौत को धोखा नहीं दे पाई और पॉल की कैंसर से मौत हो गई। स्टेफनी पूछती है फिर मुझे वो सपने क्यों आ रहे हैं। आयरिस बताती है शायद मौत अब तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार वालों को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मौत के भी कुछ नियम होते हैं। मैं जब तक इस घर के अंदर हूँ मैं मौत को धोखा देती रहूंगी। आयरिस स्टेफनी को एक किताब देती है जिसकी मदद से वो मौत को धोखा दे सकती है। स्टेफनी को अपनी नानी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। आयरिस वो किताब स्टेफनी को देने के चक्कर में वो उस घर से बाहर निकल जाती है और स्टेफनी से कहती है तुमने मुझसे बहुत बड़ी गलती करवा दी, 2 कदम मेरे से दूर जाओ। तभी वहाँ मौत का खेल शुरू होता है और सारे सामान हिलने लगते हैं और एक रोड आकर आयरिस के फेस में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन आयरिस का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पे सारे फैमिली के मेंबर आए हुए थे। तभी वहाँ पे स्टेफनी की मॉम डार्लिन भी वहाँ पे आई हुई थी। स्टेफनी को अपने मॉम से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। स्टेफनी और चार्ली वापस अपने घर पे चले जाते हैं, जहाँ स्टेफनी घर पे उस बुक को देखने लगती है जिसे उसको उसकी नानी ने दिया था, जिसे देखकर उसे समझ पे आ गया था कि उसके परिवार की जान खतरे में है। और किताब पे फाइनल डेस्टिनेशन के 5 फ्रेंचाइजी के बारे पे लिखी हुई थी कि सबकी मौत कैसे कैसे होने वाली है। यानी हमें इतना तो मालूम पड़ चुका था कि फाइनल डेस्टिनेशन के 5 फ्रेंचाइजी पे जितने लोग मरे थे उनके दादा दादी उस स्काई व्यू टावर पे ही मौजूद थे और अभी तक जितने लोगों की मौत हुई है किसी को भी रैंडमली नहीं मारा गया है, बल्कि उनके मौत के पीछे का कारण है कि उन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। स्टेफनी अपने परिवार वालों के पास जाने लगती है और उन्हें बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। इधर दूसरी तरफ हावर्ड के घर पे पार्टी चल रही होती है, जहां खुशी पे बॉबी एक कांच का गिलास तोड़ता है, जिसपे उसका एक कांच का टुकड़ा बर्ड पे जाकर गिरता है और सभी लोग उस चीज़ का ड्रिंक बनाकर पी रहे होते हैं और वो कांच का टुकड़ा बॉबी के गिलास पे होता है, जिसे वो नीचे टेबल पे रख देता है। तभी वहाँ पे स्टेफनी भाग कर आती है, लेकिन तब तक मौत का खेल शुरू हो चुका था। सारी चीज़ें इधर उधर गिरना शुरू हो गई थी। वो ड्रिंक का गिलास टेबल से नीचे गिरता है, हावर्ड के पैर में वो कांच घुस जाता है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी ग्रास मशीन चलना शुरू हो जाती है और हावर्ड के मुंह पे चली जाती है, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब पूरी फैमिली सदमे में आ चुकी थी। अब अगले दिन स्टेफनी पूरे फैमिली को उस किताब के बारे में बताती है कि इस मौत के खेल पे सिर्फ जीबी बचा हुआ था जिसने इस किताब को लिखा है और आयरिस के मरने के बाद अब हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि आयरिस ने मौत को धोखा दिया था, यानी हमें पैदा नहीं होना चाहिए था। मौत अपनी गलती सुधार रही है और आयरिस के जितने भी खून के रिश्ते हैं सभी लोग मरने वाले हैं और अब की बार एरिक मरेगा। अब सभी लोगों को लगने लगता है कि स्टेफनी पागल हो चुकी है अपनी नानी की तरह और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ उसकी माँ डार्लिन वहाँ पे रहती है और स्टेफनी से कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि अपने टैटू के शॉप में रात पे सफाई कर रहा होता है और शॉप पूरी तरह से खाली होता है। मौत का खेल फिर से शुरू हो जाता है। एक चेन एरिक के नाक पे जाकर फंस जाती है और वो चेन धीरे धीरे कर सेलिंग फैन से लिपट रही होती है, जिसके कारण एरिक भी धीरे धीरे कर ऊपर जा रहा होता है। नीचे जमीन पे शॉर्ट सर्किट के कारण केरोसिन पे आग लग जाती है।
एरिक चेन को अपने नाक से अलग तो कर लेता है, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब अगले दिन स्टेफनी को खबर मिलती है कि एरिक की शॉप में रात को आग लगी थी। वो एरिक के घर पे जाने लगती है, लेकिन रास्ते पे स्टेफनी को एरिक जिंदा हालत पे मिल जाता है। उसे बस हल्की फुल्की चोटें आई थी। स्टेफनी एरिक को रोड के किनारे हर चीज से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिक कभी भी मर सकता है। तभी वहाँ पे जूली आती है, जो कि रनिंग कर रही होती है, जहाँ सामने से एक कचड़े का ट्रक आ रहा होता है, जो डस्टबिन से कचड़े को लोड कर रहा होता है। तभी एक फुटबॉल आकर जूली के सिर पे लगती है और वो डस्टबिन में जाकर गिरती है। ट्रक जूली को कचड़े के साथ ट्रक के अंदर मशीन पे डाल देता है। सभी लोग ट्रक की ओर तेजी से भागते हैं ताकि उसे रोककर जूली को बचाया जा सके। इधर ट्रक के अंदर कचड़े को दबाने का काम शुरू हो गया था। मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और जूली को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अगले दिन स्टेफनी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और सभी लोगों को अब उसकी बातों पे भरोसा होने लग गया था। स्टेफनी कहती है, मुझे लगा एरिक मरेगा, लेकिन जूली कैसे मर गया। यहाँ पे एरिक की माँ ब्लेंडा सभी को बताती है कि एरिक मेरे बॉयफ्रेंड का बेटा है, उसका बाप हावर्ड नहीं है। एरिक को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्से पे वहाँ से चला जाता है। तभी बॉबी कहता है, जूली मर चुकी है, यानी अगली बारी मेरी है। स्टेफनी अपनी नानी की बुक को फिर से देखती है, जहाँ उसे जेडी नाम का बंदा दिखता है, जो सिर्फ इस मौत के खेल पे बचेगा। डार्लिन बताती है जेडी एक हॉस्पिटल पे काम करता है। चार्ली गूगल पे उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढ लेता है और सभी लोग उस हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं, जहां बॉबी हर छोटी चीज़ से डर रहा होता है, क्योंकि अगला नंबर उसी का था। सभी लोग जेडी को ढूंढ लेते हैं और ये तो अपना विलियम था, जिसे हमने इस मूवी के 5 सीरीज पे देखा था, और वो सीधा सभी से पूछता है कि अगला नंबर किसका है। वो सभी बॉबी की ओर इशारा करते हैं। विलियम कहता है कि मैं तुम्हारी नानी एरिस को जानता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरी स्काई व्यू टावर पे जान बचाई थी, और विलियम मारिया का ही बेटा था। स्टेफनी पूछती है, क्या मौत को चकमा दिया जा सकता है। विलियम कहता है हाँ और नहीं भी, क्योंकि पिछले बार 2 लोग मर गए थे, लेकिन वो वापस से जिंदा हो गए थे, यानी उन्होंने मौत को धोखा दे दिया। स्टेफनी कहती है, क्या आप हमारी मौत को चकमा देने पे मदद कर सकते हो। विलियम कहता है, नहीं, क्योंकि मैं खुद कैंसर का पेशेंट हूँ और एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है, इसलिए खुलकर जियो। एरिक और बॉबी वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ एरिक एक प्लान बनाता है, जहाँ बॉबी को नट्स से एलर्जी थी, तो वो उसे नट्स खिलाकर मारना चाहता था। फिर वो उसे एंटीडोट का इंजेक्शन देकर नॉर्मल कर देता। बॉबी को ये आइडिया पसंद तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। वो तैयार हो जाता है। एरिक नट का चॉकलेट बॉबी को देकर उसे एक रूम पे छोड़ देता है और गेट को बाहर से लॉक कर देता है। गेट के पटकते ही वहाँ पे मौत का खेल शुरू हो जाता है और एमआरआई मशीन शुरू हो जाता है। तभी वहाँ एरिक एंटीडोट लेकर पहुँच जाता है और नट्स चॉकलेट बॉबी को खिला देता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे कर मरने लगता है। इधर एमआरआई मशीन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण जितने भी मेटल के चीज़ थे वो एमआरआई मशीन पे जाकर घुसने लगते हैं। एरिक ने बहुत सारे मेटल के चीज़ को अपने बॉडी पे पहना हुआ था, इसलिए वो एमआरआई मशीन पे जाकर चिपक जाता है। तभी व्हील चेयर भी एरिक के बॉडी पे जाकर चिपक जाती है पीठ की तरफ से। एमआरआई मशीन की फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। व्हील चेयर एरिक के बॉडी को चीरकर एमआरआई मशीन के अंदर घुस जाती है और एरिक की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर बॉबी एंटीडोट अपने बॉडी पे इंजेक्ट करता है और उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी एक स्प्रिंग उसके सिर पे जाकर घुस जाती है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। सभी परिवार के लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। स्टेफनी सभी को बताती है कि नानी उस घर पे सेफ थी, यानी अगर हम उस घर के अंदर चले जाएं तो हम बच सकते हैं और मौत को धोखा दे सकते हैं। डार्लिन जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी स्टेफनी के बुक से उसकी नानी की कॉइन नीचे गिर जाती है, जिसे एक बूढ़ी औरत उठा लेती है। इधर तीनों मेन गेट के दरवाजे को तोड़कर एरिस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जहां पे मौत का खेल फिर से शुरू हो जाता है। घर के अंदर गैस लीकेज हो रही होती है और शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पे आग लगी हुई थी। इधर स्टेफनी का सीट बेल्ट भी नहीं खुल रहा होता है। स्टेफनी अपने मॉम से कहती है, आप अंदर जाओ, अगर आप जिंदा रहोगे तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। डार्लिन घर का दरवाजा खोलती है। गैस लीकेज के कारण वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसपे स्टेफनी का बहन पानी पे गिर जाता है और वो भी मर रही होती है। इधर चार्ली जो दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था, उसके ऊपर एक खंभा गिरने वाला था। तभी वहां डार्लिन आकर चार्ली को बचाती है, लेकिन वो खंभा डार्लिन के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
चार्ली भागकर स्टेफनी के पास जाता है और उसके सीट बेल्ट को चाकू से काटकर स्टेफनी को बाहर निकालता है, जहां स्टेफनी मर ही चुकी थी। चार्ली उसे सीपीआर देकर होश में लाता है। अब ये दोनों को लगता है कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया है। कहानी जाती है यहाँ से एक हफ्ते बाद, जहाँ स्टेफनी और चार्ली एक पार्टी पे जा रहे होते हैं। स्टेफनी अपने भाई को एक गुलाब का फूल लगाती है, अभी गुलाब का कांटा उसके हाथ पे चुभ जाता है। यह बात उसे अपनी नानी की याद दिलाती है। इधर एक औरत अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल रही होती है, तभी एक कॉइन नीचे गिर जाता है, जो लुढ़कते लुढ़कते एक ट्रेन के पटरी के लोहे के बीच में जाकर अटक जाता है, जिससे ट्रेन पलट सकती थी। इधर मार्टिन स्टेफनी को बताती है कि तुम उस रात सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पानी पे थी, तुम बेहोश हुई थी, तुम मरी नहीं थी, अच्छा है भगवान ने तुम्हें बचा लिया। स्टेफनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका था। तभी पटरी पे एक ट्रेन आती है और अनबैलेंस्ड होकर पटरी से उतर जाती है और स्टेफनी की ओर बढ़ रही होती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद ट्रेन रुक जाती है। दोनों को लगता है कि वो बच गए, उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। तभी वहाँ बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े उनके सिर पे आकर गिरते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।